नमस्कार दोस्तों, आजाद CGPSC एकेडमी के द्वारा आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आज हम आजाद CGPSC एकेडमी के द्वारा अपने रेगुलर कोर्स से हटकर बात करने वाले हैं। मतलब आजाद CGPSC एकेडमी के फर्स्ट क्लास के अंतर्गत मैंने बताया था स्मार्ट वर्क के बारे में कि स्मार्ट वर्क क्या होता है या स्मार्ट वर्क करना कैसे है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं होती, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है। बस वही चीज़ें आज हम ऑब्जर्व करेंगे इस गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे भारत का इतिहास, जो मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत आता है। प्रश्न पत्र 3 में 3 भाग हैं: भारत का इतिहास, भारत का संविधान एवं लोक प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो पहला जो है वो भारत का इतिहास है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक, उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, एवं कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कौन से टॉपिक से प्रश्न मुख्य परीक्षा में ज़्यादा पूछा है या ज़्यादा मार्क्स का पूछा है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों यही तो है स्मार्ट वर्क। देखिए, किसी भी समर्पित पढ़ाई के लिए 2 प्रकार से पढ़ाई की जाती है। एक, सब कुछ ध्यान देना छोड़कर, सब कुछ देखना छोड़कर सिर्फ पढ़ाई की ओर देखना, और दूसरा, कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए पढ़ना। पहले मार्ग के अंतर्गत अगर हम सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है हमको, सिर्फ पढ़ाई ही दिख रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सिलेबस देखना भी भूल जाते हैं। हमको सिलेबस भी दिखाई नहीं देता और प्रश्न पत्र भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसी पढ़ाई भी समर्पित है, लेकिन इसमें अंतर देखिए कि इसमें हम प्रश्न पत्र नहीं देख रहे, ना ही सिलेबस देख रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। इतिहास पढ़ना है मतलब इतिहास की बुक ली और पढ़ना चालू कर दिया। हालांकि ये भी समर्पित पढ़ाई है। और दूसरी समर्पित पढ़ाई का तरीका होता है कि हम कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। जैसे हम अपने साथ हमेशा पाठ्यक्रम को लेकर बैठे और पिछले प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखें। तो 2 प्रकार से समर्पित पढ़ाई होती है। तो समर्पित पढ़ाई के अंतर्गत हमारा एक जो महत्वपूर्ण तत्व है वह होता है स्मार्ट वर्क। और वह उस स्मार्ट वर्क के अंतर्गत क्या विशेष रणनीति होनी चाहिए वह मैं बताऊंगा। और मुझे करेक्ट करके कहना चाहिए कोई विशेष रणनीति नहीं, वह सामान्य रणनीति होती है, कुछ जानकारी को या कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए। जैसे भारत का इतिहास टॉपिक देखा, उसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक को ऑब्जर्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, यह मैं आज आपको पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, भारत का इतिहास प्रश्न पत्र 3 देखिएगा। भारत के इतिहास को हम 3 मुख्य भाग में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। पहले बात करेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए इधर, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। अच्छा, ये एनालिसिस करने के लिए मैंने 2 साल के प्रश्न पत्र लिए हैं, 2017 एवं 2018 मुख्य परीक्षा के। ठीक है, 2019 का तो हुआ नहीं है। हाँ, तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले प्रागैतिहासिक टॉपिक बता रहा हूँ: प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन एवं बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के राजवंश। अब इस 2 वर्ष के एनालिसिस से हमको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कहाँ से पढ़नी चाहिए, बता दें। इसके पहले भी जो ट्रेंड फॉलो होंगे, मतलब 2017 से पहले भी जो ट्रेंड फॉलो होते आ रहे हैं, वह भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, इसके संबंध में कोई भी प्रश्न दोनों साल नहीं पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से कंपल्सरली 2 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। तो 2-2 नंबर के, ये जो मैंने लिखा है क्या है, अंक है कि किस टॉपिक से कितने अंक का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न, एक प्रश्न मिलेंगे 2 अंक वाले, जिसमें समय शब्द सीमा कितनी होगी, 30 शब्द की होगी। तो इसमें कितना टाइम, देखिए अंक के हिसाब से हमको यह पता चलेगा कि किस टॉपिक में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। बात समझ में आ रही है? तो यह सब बताने के पीछे स्ट्रेटजी या बोलना चाहिए स्मार्ट वर्क, आप कुछ भी कह लें, यही है। आगे देखिए, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से 2017 में 8 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे एवं 2018 में 2 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं वैदिक सभ्यता में? जैसे 2017 में पूछा था कि वैदिक सभ्यता से संबंधित स्रोतों का वर्णन कीजिए।
वैदिक सभ्यता से संबंधित स्रोतों का, मतलब वैदिक सभ्यता से संबंधित जो है हमारे स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से हमें वैदिक सभ्यता का पता चलता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था 8 नंबर का। ठीक है, और 2018 में कोई वैदिक देवता जो है, वैदिक देवता वरुण के बारे में पूछे थे, वैदिक देवता वरुण के बारे में वर्णन कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार के प्रश्न वैदिक सभ्यता से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैन एवं बौद्ध धर्म, यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हर बार इनसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं 17 और 18 में। इसके पहले भी, जैसे मैं बात करूं 2015, थोड़ा पहले चले जाते हैं, तो 2015 में भी जैन और बौद्ध धर्म से 2 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अब वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ दिया जैन एवं बौद्ध धर्म में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या बेसिक अंतर थे। ठीक है, या फिर बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे, जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये तैयारी करनी है। मगध साम्राज्य से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन हाँ 2017 से पहले कुछ प्रश्न पूछे गए हैं मगध साम्राज्य से। तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करने के बारे में आपको बाद में सोचना है, पहले अन्य टॉपिक के बारे में सोचना है। आगे देखिए, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में डायरेक्ट 2018 से 15 अंक के प्रश्न पूछ दिए गए थे। हालांकि 2017 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन इसके पहले 2017 के पहले आने वाले प्रश्न पत्रों में गुप्त साम्राज्य से प्रश्न रेगुलर पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पर मैंने टिक कर रखा है कि गुप्त साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको याद करनी है, पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत के राजवंश से कभी प्रश्न मुश्किल से एकाध पूछे गए होंगे, बाकी 2017-18 में तो नहीं पूछे गए। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत के राजवंश जो टॉपिक है वह कम महत्वपूर्ण है बाकी के कंपैरिजन में। तो यह स्ट्रेटजी है प्राचीन इतिहास को लेकर, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यही सारे टॉपिक हैं। आप सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह स्ट्रेटजी आप दिमाग में बैठाइए। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एक गुप्त साम्राज्य, बाकी 2-2 नंबर के जैन बौद्ध और सिंधु सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले उस टॉपिक पे फोकस किया जाए जिसमें से प्रश्न निश्चित ही आ रहे हैं, है ना। यह बताने के पीछे यही कारण है। आगे बढ़ते हुए मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आए हैं उसको मैंने लिख लिया है, देख लीजिए। पहला है सल्तनत, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स, बहुत ही बड़ा ये भाग है मध्यकालीन के अंतर्गत आने वाला। ठीक है, तो इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2017 में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, 2018 में 4 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं मुगल काल से। टिक किया है मैंने मुगल काल को, ध्यान रखिए। मतलब दिल्ली सल्तनत तो सब्जेक्ट मेंशन है सिलेबस में, टॉपिक मेंशन है, प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो मुगल काल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा है ये जिस पे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये टॉपिक करें, लेकिन बाकी टॉपिक हो जाने के बाद में। ठीक है, तो 4 अंक का प्रश्न मुगल काल से 2018 में पूछा गया था, एवं इसके पहले भी उतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं इस टॉपिक से। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। ये मैंने डबल टिक कर रखा है। जिस भी टॉपिक के आगे मैंने डबल टिक कर रखा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब उस टॉपिक से हर एक साल प्रश्न पूछे गए हैं और ज़्यादा अंक के। तो विजयनगर साम्राज्य, 2017 में सिर्फ 2 अंक का पूछा था, कोई बात नहीं, कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले 2 मंदिरों का उल्लेख कीजिए बस, या नाम लिखिए, 2 मंदिरों का नाम लिखिए। और 2018 में आया है वो विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के कारण। ऐसा कुछ प्रश्न आपका आ सकता है। या विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, सेम पूछ सकता है किससे, गुप्त साम्राज्य से, मगध साम्राज्य से। ठीक है, तो यह चीज़ें ध्यान रखेंगे। भक्ति आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भक्ति आंदोलन, सूफीवाद एवं साहित्य का विकास। मध्यकालीन भक्ति सुधार आंदोलन, सूफीवाद, साहित्य का विकास। 2018 से 10 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। 2017 में हालांकि नहीं पूछे गए थे, लेकिन इसके पहले निरंतर इस भक्ति आंदोलन से
प्रश्न पूछे जाते हैं। सूफीवाद क्या है, चिश्ती संप्रदाय बताइए, यह सारे जो प्रश्न आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मराठों का अभ्युदय, इसको कहना चाहिए कि ये पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। निरंतर एक भी साल मिस नहीं हुआ है, निरंतर प्रश्न पूछे गए हैं 2017 के पहले भी मराठों के अभ्युदय से संबंधित। ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मराठों का अभ्युदय के बारे में पूछ सकता है, शिवाजी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, उनके अष्टप्रधान के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मराठों के अभ्युदय से लेकर। ज़्यादातर जो प्रश्न आए हैं वह मराठों के अभ्युदय के 4 कारण बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2017 में 2 अंक का, 2018 में 10 अंक का। अब क्या हुआ था देखिए, 2018 में आपको अंक जो हैं किसी भी टॉपिक के वो ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था सीजीपीएससी का 2018 के लिए। इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र 3 में से भाग 1 जो है इतिहास है, भारत के इतिहास, और अकेला भारत के इतिहास 75 अंक का आता है। लेकिन इससे पहले 5 भाग में डिवाइड होता था प्रश्न पत्र 3, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान, लोक प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ का इतिहास, 5 भाग में डिवाइड होता था। तो 2017 या उसके पहले तक भारत के इतिहास का जो वेटेज था मार्क्स का वो कम था थोड़ा, लेकिन 2018 में मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, अकेले 75 अंक का पूछता है। हालांकि इन सब को आप कुल ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अथवा वाले प्रश्न भी होते हैं। तो अथवा वाले प्रश्न के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर बताया है कि वो कितने अंक के आए हैं। समझ गए बात? तो यह था मध्यकालीन, इतने ही टॉपिक हैं इसके अंतर्गत। किसी भी टॉपिक को हम लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यह जो टॉपिक है ना दिल्ली सल्तनत, यह ऑप्शनल हो सकता है आपके लिए, बाकी सारे महत्वपूर्ण हैं। और खासकर विजयनगर साम्राज्य, भक्ति और मराठा। ठीक है, चलिए। लेकिन एक चीज़ और ऑब्जर्व करने को ये भी मिल रहा होगा कि टॉपिक कम है तो टाइम उतना ज़्यादा नहीं देना है। इसमें भी टॉपिक कम है, काफ़ी सीमित तैयारी करके टॉपिक कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो आने वाला है क्या, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यह काफ़ी विस्तृत भी है एवं बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न। देखिएगा, टॉपिक मैंने सारे लिख दिए हैं एक मोटे मोटे तौर पे, हालांकि सिलेबस पूरा कवर किया लिखा हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक को मर्ज करके लिख दिया है जो उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि बोलूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं भू राजस्व व्यवस्था को मैंने एक साथ एक ही टॉपिक के अंतर्गत लिख दिया है, मिलता जुलता है ना। सिलेबस पूरा कवर है, टॉपिक पूरे कवर है। देखिए, पहला जो शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, वह कहाँ से शुरुआत होती है, जब यूरोपियंस का भारत में अभ्युदय हुआ था या आगमन हुआ था कहना चाहिए, या बोल सकते हैं उत्तर मुगल काल। यहाँ से शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, जहाँ से यूरोपी भारत में आगमन किए थे। तो यूरोपियों का आगमन, उत्तर मुगल काल, यह टॉपिक है। 2018 में 2 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, 2 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। आगे देखें, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने की नीति एवं कौन कौन से युद्ध किए अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने, उससे संबंधित प्रश्न दोनों साल 4-4 अंक के पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे एक बार पूछ दिया था कि रिंग फेंस की नीति का वर्णन कीजिए, रिंग फेंस की नीति का वर्णन कीजिए आप। विस्तार नीति थी ये ब्रिटिश साम्राज्य की, तो उसका वर्णन कीजिए। 2018 में पूछा था, 4 अंक का प्रश्न। शब्द सीमा थी 60 शब्द की। ठीक है, अभी आप टॉपिक दिमाग में बैठाते जाइए। देखिए, आपकी ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना, दिमाग में बैठा लेंगे ना, पढ़ने में इतनी ज़्यादा सहूलियत होगी। और आप खुद देखेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कितना खुद ब खुद जोर लगता है उसमें, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सारा कुछ मैं करके दे रहा हूँ आपको, अलग से एनालिसिस करके टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, यह ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मतलब कृषि से संबंधित, भू राजस्व व्यवस्था मतलब महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, यह सब सारे जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आएंगे। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, एक साथ ले लिया है मैंने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक वर्ष इससे प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक वर्ष, मतलब 2017 के पहले भी, 2017 में 4 अंक का और 2018 में
8 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब कैसे प्रश्न, जैसे अगर देखें कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में आकर कृषि या किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा एवं औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा एवं किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। ये सारे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही पड़ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और वो डायरेक्ट 8 नंबर के पूछे गए थे कि ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत कृषि पे एवं कृषकों पे क्या प्रभाव पड़ा था एवं उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यह सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, काफ़ी महत्वपूर्ण है, डबल टिक किया हुआ है, मार्क कीजिएगा। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का रियासतों के साथ संबंध एवं प्रशासनिक परिवर्तन, क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुए। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि 2017 में प्रश्न पूछा है, 18 में नहीं पूछा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशासनिक परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी। हालांकि 2018 में नहीं पूछा था, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसके पहले जो है पूछा गया है। ठीक है, तो कैसा प्रश्न पूछा गया था? ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि भाई सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य किस प्रकार के कैसे संबंध थे, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, सिराजुद्दौला और किसके बीच लिंक कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य के संबंधों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आ गया था 2017 में। आगे देखें, 1858 के पश्चात रेल विकास, औद्योगिक विकास एवं संवैधानिक विकास एक टॉपिक है। 2018 में तो प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 2017 में अकेला 20 अंक का प्रश्न पूछा गया यह इससे संबंधित। ठीक है, डायरेक्ट 20 अंक का प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से संबंधित। अगला है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, इसके अंतर्गत प्रार्थना समाज, आर्य समाज, जितने भी समाज आते हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी, ये सारे जो आते हैं यह सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन के बारे में वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं। प्रार्थना समाज है, ठीक है, आर्य समाज है, बहुत सारे जितने भी समाज हैं उनके बारे में इसमें पूछा जाता है। आगे देखें, राष्ट्रवाद का उदय। अब क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था कि अत्याचार धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्षेत्रीयता की भावना तो पहले से थी, मराठों के समय से। मैसूर राज्य अलग था, मराठा साम्राज्य अलग था, तो उस समय क्षेत्रीय भावना तो थी, अपने अपने राज्य को बचाने की भावना तो थी। लेकिन एक क्रांति, या बोल सकते हैं कि 1856 के आसपास, 1857 के आसपास का जो समय था, वहाँ पर पूरे देश में एक राष्ट्रीय एकता की भावना की उद्विकास हुआ और वहीं से हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1857 से लिंक करके पढ़ना है राष्ट्रवाद के उदय को। क्षेत्रीयता भावना थी पहले, अलग अलग साम्राज्य थे, लेकिन पूरे देश को एक मान के जो राष्ट्रवाद पैदा करना है, एकता पैदा करने वाली भाव थे, वह इस समय से शुरुआत हुई इसकी। तो राष्ट्रवाद का उदय, 1857 की क्रांति। अब देखिए क्या हुआ है कि 2017 में 2 अंक का प्रश्न तो इससे पूछा है, लेकिन क्या हुआ था कि यह टॉपिक और आगे आने वाले ये सभी टॉपिक से मिलाकर 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। हालांकि पहले जो है 40 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते थे खंड 5 के अंतर्गत, लेकिन अभी जो है मैक्सिमम कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग? 15 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, 175 शब्द सीमा होती है, तो इतने बड़े तौर पे अंक के प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे अभी, है ना। तो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रवाद का उदय एवं 1857 की क्रांति। ये टॉपिक और आगे आने सभी टॉपिक मिला के 2017 में 40 अंक का पूछा था, और इसके अलावा भी 2 अंक का अलग से पूछा गया था 2017 में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जितने भी, कहाँ से चालू करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, गांधीवादी आंदोलन, और कहाँ तक? भारत छोड़ो आंदोलन तक। कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से, 1885 के बाद से।
जितने भी टॉपिक आते हैं उसको मैंने इसके अंतर्गत ले लिया है। सारी चीज़ें सिलेबस में दी हुई है, बट आप समझ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन तक यह टॉपिक है। सारी चीज़ें, क्रांतिकारी आंदोलन, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आने वाली है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, पूरा बोलना चाहिए कि आधुनिक इतिहास का एक मेजर पोर्शन इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। निरंतर प्रश्न पूछे ही जाएंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी साल पूछा है नहीं पूछा है, हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में बोलना चाहिए कि भाई ये पूरा सब्जेक्ट है, कह सकते हैं ना, टॉपिक नहीं मानेंगे इसको। कांग्रेस की स्थापना से लेकर अगर आप पूरा भारत छोड़ो आंदोलन देखें तो पूरा लगभग इतिहास, आधुनिक इतिहास का 70% भाग कवर हो जाता है। ठीक है ना। 2017 में 16 अंक का, 2018 में 4 अंक का प्रश्न, हालांकि 4 अंक का था लेकिन कंपलसरली पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक 4 अंक का महत्व कितना है ये आप समझ जाएंगे जब आप टेस्ट पेपर देंगे, कोई भी सा मॉक पेपर या खुद मॉक या फिर खुद मुख्य परीक्षा जब लिखेंगे तब। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, समझिए कि 200 अंक का अगर प्रश्न पत्र है तो जो मैक्सिमम मार्क्स मैंने बताए थे मेंस में आया वो बताया था 885, 880 के आसपास, है ना। तो 1400 में 880 आ रहा है, इसका ये मतलब है कि टॉपर भी जो है वह 200 में से मुश्किल से, अगर किसी 2-3 सब्जेक्ट में टॉप किया तो 150 तक पहुंचेगा, और कुछ विषय में टॉपर भी 120-110 अंक तक ला पाता है। तो 200 के 200 प्रश्न इसलिए अटेम्प्ट नहीं हो पाते क्योंकि सोचना बहुत पड़ता है कि उत्तर को कैसे फ्रेम करें, और दूसरी चीज़ ये है कि समय सीमा जो 3 घंटे की रहती है काफ़ी कम पड़ती है वो, अगर आपकी स्पीड नहीं है। हालांकि इससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, पर मिनट कितने शब्द आपको लिखने चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो ये चीज़ आपको पूरा बताया जाएगा उत्तर लेखन के अंतर्गत। तो समझिए, यहाँ पर कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट किए जाएं, चाहे वो 2 अंक के हो या 4 अंक के हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा नंबर मिलेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर चाहे 2 अंक के प्रश्न हो या 4 अंक के प्रश्न हो, यह हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमको उसी तत्परता के साथ उस टॉपिक की तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क के साथ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा। खैर, आधुनिक भारत में तो सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर से थोड़ा सा ऑप्शनल देख लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासतों के बीच में क्या संबंध था, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं, बाकी किसी टॉपिक को लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा। बाकी सारे आधुनिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी विस्तार से पढ़ना है। मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित सुधार, मुस्लिम सुधार, अलीगढ़ आंदोलन, मतलब सारे आंदोलन हैं, सारे आंदोलन हैं, काफ़ी विस्तृत है, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कितने अंक का प्रश्न पूछा है अकेला 2018 में, 23 अंक, मतलब एक 8 अंक का प्रश्न था और एक 15 अंक का जो आखिरी प्रश्न होता है वो था। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कौन सा था, मराठों का अभ्युदय वाला, वैसे ये भी है, जी जान लगा के पढ़ देना इसको आपको। और मैंने तो बताया था 2017 में 40 अंक का जो प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न ये भी था इसके अंतर्गत आने वाला। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का विस्तार में वर्णन कीजिए, ये बहुत सारे प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं। खैर, प्रश्नों की बात जो हम करेंगे वो अलग से करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले क्लास में, वीडियो में, उसके लिए निश्चिंत रहें। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक आते हैं, स्वतंत्र भारत का विभाजन एवं रियासतों का भारत में विलय, 1947 के बाद से, है ना। स्वतंत्र भारत का विलय या विभाजन, सॉरी, स्वतंत्र भारत का विभाजन या रियासतों का विलय, बहुत ही महत्वपूर्ण, डबल टिक है। सारे टॉपिक में डबल टिक नहीं किया हुआ है, ध्यान से रखना। ठीक है, देख लीजिए, सारे टॉपिक में मैंने डबल टिक नहीं किया हुआ है, कुछ ही टॉपिक में डबल टिक किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी 2 टॉपिक ऐसे मिल गए जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्वतंत्र भारत का विभाजन से प्रश्न निश्चित ही मिलने वाले हैं, ये चीज़ लिख लीजिएगा। रियासतों का विलय, ये शायद ऑप्शनल हो सकता है आपके लिए, बट यह जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्वतंत्र भारत का विभाजन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया था एक बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए वैसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके अंतर्गत भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा, किसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, उसका वर्णन कीजिए जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो हैं पूछे गए थे इसके अंतर्गत। यह है पूर्णतः भारत के इतिहास का एनालिसिस या गाइडेंस वीडियो, जो भी आप कहना चाहिए, स्मार्ट वर्क, यही स्मार्ट वर्क है।
कि आपने देख लिया कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है। बात समझ में आई? यही स्मार्ट वर्क है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद, इतिहास के अंतर्गत आने वाले इन सब टॉपिक को जानने के बाद अब आप पढ़ाई करके देखिए, आपको अलग ही फील होगा। और इसके पहले जैसे पढ़ाई कर रहे थे उसके बारे में सोचिए, कैसे पढ़ाई कर रहे थे आप। तो एक प्रकार से आपकी जो ये मेहनत थी पूरी, वो मैंने आपको करके दे दी है। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब प्रश्न पत्र 3 तो लिखा है, लेकिन उसमें मैंने भारत का इतिहास बताया है भाग 1। भाग 2 में भारत का संविधान एवं लोक प्रशासन है, जिसे हम अलग से चर्चा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है, कि उससे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो यह था एक स्मार्ट वर्क या बोल सकते हैं आज़ाद CGPSE एकेडमी के द्वारा एक गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो और एक निर्देशित तैयारी आप कर सकें। इसी प्रकार के वीडियो हम बीच बीच में लाते रहेंगे एक रेगुलर चलने वाले कोर्स के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी सुझाव हो इसके अलावा, जैसे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे मुझे सुझाव मिले हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो भी सुझाव हो आपके मन में, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करनी है या कोई आपकी समस्या है, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर विचार करेंगे और बिल्कुल समाधान उसका ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।